जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह और आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट जो सीरीज है, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 7 है आज के डेट में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बीपीएससी करंट अफेयर्स, बीपीएससी करंट अफेयर्स। और दोस्त आपको बता दें कि ये बीपीएससी करंट अफेयर्स मई का है, क्लास 7 है। और इससे पहले क्लास 6 तक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देख चुके होंगे। और करंट अफेयर्स आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे छात्र को भी पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। तो आइए आज का हम पहला सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं कि पहला सवाल क्या है। और पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज ऑपरेशन करुणा के तहत। और ऑपरेशन करुणा ही आपको बताएंगे क्या है कि चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा। भारत ने बीच बीच में रहकर जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे पड़ोसी से बाहर हैं, भारत हमेशा से कुछ न कुछ ऑपरेशन चलाते रहता है। लोगों के प्रति सेवा भाव जो रखता है भारत, और भारत मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। तो इसी के हिसाब से म्यांमार की सहायता करने के लिए म्यांमार में क्या था कि मोचा चक्रवात आया था, जिससे बहुत सारा तूफान मचाया, बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया म्यांमार को, जो भारत के पड़ोसी देश है। और दोस्त आपको बता दें कि उसी के संबंध में ऑपरेशन करुणा को चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। और भारतीय नौसेना ने क्या किया कि 3 जहाज, INS शिवालिक, INS कोमोडो और INS सावित्री, ये तीनों जहाज को लेकर खाद्य पदार्थ, टेंट आदि शामिल है इसमें पहला बैच में। और दोस्त आपको बता दें कि ये पूरे के पूरे लेकर म्यांमार के सीमा में प्रवेश किया। और दोस्त आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है म्यांमार, और सबसे लंबी नदी उसका बात करें म्यांमार की सबसे लंबी नदी तो यह है इरावदी नदी। और म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य हैं। और दोस्त आपको बता दें कि जो भी 4 राज्य हैं ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा में प्रवेश करते हैं, म्यांमार की सीमा साझा करते हैं। और इसके लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन करुणा को चलाया है और म्यांमार को सहायता पहुंचाया है। दोस्त आपका बता दें कि बीते साल ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की को सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को चलाया था। उसके बाद आइए ऑपरेशन गंगा में बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, जब यूक्रेन और रसिया के बीच जब युद्ध हो रहा था उसमें कुछ भारतीय फंस गए थे यूक्रेन में। तो वहाँ से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से टोटल भारतीयों को लाया गया था। अभी हाल ही में ऑपरेशन कवारी को चलाया गया, जिसमें सूडान गृह युद्ध हुआ था सूडान में, तो वहाँ पर कुछ भारतीय फंस गए थे। तो वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। तो तरह तरह के बीच बीच में जो ये ऑपरेशन होते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसको बीच बीच में आप याद रखिए। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, बहुत सारे ये जो ऑपरेशन है जो बीच बीच में भारतीय सेना के द्वारा चलाई जाती हैं, इसको आप याद रखने की जरूरत है। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि मनरेगा श्रमिकों के लिए, जो मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा के तहत जिनको काम मिलता है, तो उसके लिए एक कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। तो ये है दक्षिण भारत का एक राज्य है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, और वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। इतना बेसिक चीज जो याद कीजिए। और दोस्त आपको बता दें कि कल्याण कोष शुरू किया गया। कल्याण कोष क्या होता है तो दोस्त आपको बता दें कि 60 वर्ष के ऊपर, 60 वर्ष जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जो भी मनरेगा के तहत श्रमिक हैं उनको पेंशन के हकदार होंगे। जो अन्य लाभों के बीच जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ब्याह के लिए भी कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कल्याण कोष के तहत जो भी केरल के मनरेगा के तहत जो काम करेंगे उनके लिए केरल सरकार ने ये कल्याण कोष चालू किया है। दोस्त आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो खबर आई थी, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा काम देने वाला भारत के पहला राज्य कौन बन चुका है, वो है राजस्थान। और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा पैसे देने वाले कौन बन चुका है, वो है हरियाणा। तो ये मनरेगा के तहत 2-3 सवाल है, इसको आप याद रखिए। और आगे हम बात करेंगे केरल से। तो केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन है, तो केरल है वायनाड। वहाँ का जिला है वायनाड में क्या है कि ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त पहला जिला बन चुका है आपका वायनाड। और सिल्वर लाइन
सिल्वर लाइन जो केरल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जोड़ने वाला एक लाइन होती है। और सिल्वर लाइन परियोजना कहाँ है तो केरल में है, और साइलेंट वैली कहाँ है तो केरल में है। केरल से आप ये चीज याद रखें। केरल का जो लोकसभा सीट है 20 है और राज्यसभा 9 है, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा 140 है। ये चीज आप याद रखिएगा। और तीसरा सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है सिडनी। सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन, याद रखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा तो यह जापान के हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा में आपको बता दें कि 6 अगस्त को लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था, और 9 अगस्त नागासाकी को फैटमैन गिराया गया था, जिससे जापान तबाह हो चुका था। और दोस्त आपको बता दें कि ये यूएसए के द्वारा किया गया कर्मात था, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उसके एवज में ही जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, उसके एवज में 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पर। और दूसरा 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया, जो नागासाकी में गिराया गया था। तो ये चीज जो याद रखने वाला चीज है, और ये इतिहास कभी भूलता नहीं है। और आपको बता दें कि वहीं सिडनी में रद्द हो गया क्वाड शिखर सम्मेलन, तो उसके बाद जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया। और दोस्त आपको पता है कि क्वाड है क्या, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड, इसको आप नाम दे सकते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड। क्वाड में क्या है कि 4 देश शामिल है, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये किस लिए क्वाड को बनाया गया, तो दोस्त आपको बता दें इसका मकसद क्या है। तो मकसद एक ही है, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्वाड को बनाया गया। और ये देश मिलकर चीन के जो भी बढ़ते प्रभाव हैं इनको रोकने का प्रयास करेंगे। ये एक जो चारों है, ये एक रणनीतिक गठबंधन है, क्या समझे। इसकी अगर गठन की बात करें तो गठन स्थापना 2007 में हुआ था। और दोस्त आपको बता दें कि 2023 का जो सम्मेलन का आयोजन था जापान के हिरोशिमा में हुआ, 2024 में भारत करेगा, भारत में होगा। और इससे आप जो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा जी हैं। और ये जो क्वाड है, क्वाड एक दूसरे के लिए रणनीतिक गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहा है। और क्वाड को हम उम्मीद करते हैं कि और आगे जाए और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में ये सफल हो जाए, यही इसका एक मकसद है। और चौथा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और ये क्या है, जैव विविधता के चिंताओं के बारे में लोगों के प्रति जागरूक करना, लोगों को जागरूक करके रखना कि जैव विविधता को आप बचाइए, ऑक्सीजन को बचाइए, देश को बचाइए। जैव विविधता को बचाना मतलब अपने देश के अंदर जैव विविधता को क्या है कि उसके ऊपर लाइए, चिंता के बारे में जो भी विषय है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना, यही है इसका थीम। जैव विविधता का जो कन्वेंशन था ना, ये 29 दिसंबर 1993 को लागू हो चुका था। और आपको बता दें कि 22 मार्च की अगर बात करें तो विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को बात करें तो अर्थ दिवस, पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाए तो जैव विविधता दिवस। ये तीनों 22 से संबंधित याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं कि 5 नंबर सवाल कि हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये इटली, माउंट एटना मतलब इटली, माउंट एटना ज्वालामुखी अभी विस्फोट हो चुका है। ये यूरोप का एक शहर है, देश है इटली। और दोस्तों आपको बता दें कि ये 10,925 फीट की ऊंचाई पर ज्वालामुखी काफी दिनों तक ये जब आग उगलता है ना तो देखने लायक होता है। अब सोच सकते हैं सबसे ऊंचा 10,925 फीट ऊंचा जब आग उगलेगा तो कुछ दिनों तक ये आग उगलता है, तो देखने लायक होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2 साल पहले भी ये आग उगला था, विस्फोट हुआ था। लेकिन भारी विस्फोट की अगर बात करें तो 1992 में इसमें विस्फोट हुआ था। और माउंट एटना यूरोप के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में नजर आता है। यूरोप के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो माउंट एटना है, इटली में है। और दोस्तों आपको बता दें कि इटली की राजधानी रोम है और वहाँ का जो ये है यूरो है। और 2 साल बाद ये 9 अगस्त को भी ये फटा हुआ था वहाँ पर। और दोस्तों आपको बता दें कि ज्वालामुखी की अगर बात करें तो 3 तरह के ज्वालामुखी हो सकते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय में क्या है कि रह के ये फटते रहेगा। प्रसुप्त में क्या है कि आगे भविष्य में फटने की संभावना है लेकिन अभी फटा नहीं है। और शांत ज्वालामुखी में क्या है कि वो बिल्कुल शांत पड़ चुका है, उसमें ना एनर्जी है ना कुछ है, वो बस पड़ा है तो पड़ा है। ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और आपको बता दें कि यूरोप का भारत अगर किसी को कहा जाता है तो है इटली। इटली को ही यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली के गंगा को नदी को कहा जाता है
और इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। और इटली से आप ये सब चीज याद रखिए, जो कि चलता फिरता क्वेश्चन है, ये चलता फिरता कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है और जवाब देने के लिए आप हाजिर रहिए। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 6। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये है विराट कोहली के नाम से। दोस्त आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर शतक किसी ने जड़ा है तो है विराट कोहली। विराट कोहली जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये है गुजरात टाइटन के खिलाफ आईपीएल करियर का 7वां शतक इन्होंने जड़ दिया। इससे पहले क्रिस गेल ने 6 शतक जड़ के रखा था और विराट कोहली ने क्या किया कि क्रिस गेल का ही रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हो गए। क्रिस गेल 6 और विराट कोहली 7 शतक। और दोस्त आपको बता दें कि आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। आईपीएल को रेगुलेट कौन करता है? तो ये बीसीसीआई करता है। ये आईपीएल अभी 16वां संस्करण चल रहा है 2023 में और आज 28 को फाइनल होने वाला है गुजरात और चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और तो सबसे महंगे खिलाड़ी की अगर बात करें आईपीएल में तो सैम करन है सबसे महंगे खिलाड़ी, जो करीब 15 करोड़ के खिलाफ 15 करोड़ में बिके हुए थे। और 2022 के जो विजेता है गुजरात टाइटंस है। और सबसे सफल अगर टीम की बात करें, इस साल का सबसे सफल टीम तो मुंबई को माना गया है इस साल का सबसे सफल टीम, ये चीज याद रखिए। और 7 नंबर का दोस्त बात कर लेते हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में रियाना बरनामी किस देश के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है? तो यह सऊदी अरब। आपको बता दें कि अरब प्रायद्वीप का अगर सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो यह सऊदी अरब। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा शहर सऊदी अरब। और सऊदी अरब का ही रियाना बरनामी ने पहली अंतरिक्ष यात्री होने का गौरवान्वित किया है। और दोस्त आपको बता दें कि रियाना बरनामी एक्सियोम स्पेस की ओर से आयोजित किया गया था। उसमें इसको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में इसको भेजा गया और ये सफल भी रही। और सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो रियाद है, वहाँ का जो मुद्रा है रियाल है, ये चीज याद रखिए। और नेक्स्ट 8वां नंबर सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में जेवलिन थ्रो में, जिसे भाला फेंकना है, जेवलिन थ्रो कहते हैं उसको, जिसमें भाला फेंकना है। हाल ही में जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो यह है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भी वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। टोक्यो 2022 ओलंपिक चैंपियन रहे हैं 1455 अंक के साथ, ये नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। और दोस्त आपको बता दें कि ग्रेनाडा की अगर सेकंड की बात करें, ग्रेनाडा के 1433 अंक के साथ ये एडरसन पीटर्स ने सेकंड स्थान हासिल किया है इस वर्ल्ड के नंबर 1 जेवलिन थ्रो में। और दोस्त आपको बता दें कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस इन्हीं के शुभ अवसर में मनाया जाता है। और दोस्त आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल क्या है, तो कॉमनवेल्थ क्या है, तो ये 56 देशों का एक संगठन है, 56 देशों का एक समूह है। और दोस्त आपको बता दें कि तो ये चीज याद रखिए, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा के शुभ उपलक्ष्य में ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 9 नंबर सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल क्या है, कॉमनवेल्थ क्या है, तो आपको बता दें कि इसमें वैसे देश, अधिकांश इसमें वैसे देश शामिल होते हैं जो ब्रिटिश के उपनिवेश हो, ब्रिटिश उस पर राज कर चुका हो, ब्रिटिश उसका मालिक हो, ब्रिटिश उसको चलाया हो, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रमंडल में अभी 56 देश हैं, 56 देशों का एक राजनीतिक संगठन है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें अधिकांश ब्रिटिश के ही उपनिवेश शामिल हैं। और इसकी स्थापना की बात करें राष्ट्रमंडल की तो 1931 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन में है। और ये राष्ट्रमंडल 24 मई को क्यों मनाया? तो दोस्त आपको बता दें कि 24 मई 1819 को जन्मी महारानी विक्टोरिया के जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और ये 56 देशों का एक संगठन है राष्ट्रमंडल। भारत में राष्ट्रमंडल 24 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल, हाल ही में नई दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। दोस्त आपको बता दें कि ये अमित शाह जी स्टैचू ऑफ पीस का भी उद्घाटन किया है श्रीनगर में। और दोस्त आपको बता दें कि जनगणना से कुछ सवाल अगर किया जाए तो आपको बता दें कि 1872 में भारत में अगर पहली जनगणना हुई थी तो 1872 में उठी लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है। अगर नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है। और आज जनगणना के अध्ययन को अगर क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जनगणना के अध्ययन, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है।
तो ये सब चीज याद रख सकते हैं आप। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, सहकारिता मंत्री भी हैं। और गृह मंत्रालय का निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें, अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से ये चुनाव लड़के संसद में पहुंचे हुए हैं। तो ये है अमित शाह जी। और 10 के 10 सवाल में हम उम्मीद करते हैं कि 10 के 10 सवाल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।